तो इसकी कॉलोनी गोल्डन कलर की इसलिए होती है कि इसमें एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट जिसे हम कहते हैं स्टेफाइलोजैंथिन, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ने एक पिगमेंट प्रोड्यूस करना है विच इज़ कॉल्ड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। उस कैरोटीनॉइड पिगमेंट का नाम है स्टेफाइलोजैंथिन। उसकी वजह से गोल्डन कलर की कॉलोनी बनती है और वो गोल्डन कलर भी इसका पैथोजेनिसिटी होता है, मतलब ये जो पिगमेंट है ये भी पैथोजेनिक है, क्योंकि आपके पास क्या करता है सुपर ऑक्साइड्स जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जो विद इन द न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनकी जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स होता है इस बैक्टीरिया पे उसको फिर क्या कर देते हैं डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास पैथोजेनिसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सुपर ऑक्साइड जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं इनका इफेक्ट ही नहीं होगा बैक्टीरिया पे इस पिगमेंट की वजह से। ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आ गया। और एस जो एपिडर्मिटिस है वो वाइट क्लूनिस होता है, वाइट क्लूनिस की वजह से वो लेस आपके पास जो है ना विरुलेंस होता है देन एस ओडियस। तो हमने ये बात कर दी। फिर हमने बात करनी है आगे के रेड ब्लड की हिमोलिसिस कौन कर रहा है। अब रेड ब्लड की हिमोलिसिस भी कौन कर रहा है, ओरियस कर रहा है ना। तो आप ये देखो 2 पॉइंट्स ये हो गए थे, कोएगुलेस की प्रोडक्शन एंड गोल्डन कॉलोनीज उसकी वाइट थी। अब थर्ड आ गया है हिमोलिसिस। किसकी हिमोलिसिस हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की। स्टेफिलोकोकस ओरियस कर रहा है, ना तो एपिडर्मिडिस कर रहा है और ना ही आपके पास सेप्रोफाइटिकस कर रहा है। अब ये क्या बात हुई, अब देखो एस ओरियस क्या करता है, एस ओरियस की बात करी वो मैनिटोल को फर्मेंट करता है और रेड ब्लड सेल्स को हेमोलाइज भी करता है, जबकि दूसरे 2 स्पीशीज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास एस ओरियस क्या प्रोड्यूस करता है, एस ओरियस प्रोड्यूस करता है हेमोलाइसिन्स। हीमोलाइसिन्स प्रोड्यूस करता है एस ओरियस। अब वो हीमोलाइसिन्स क्या करते हैं कि आपके पास हीमोलाइसिस ने करना क्या होता है कि आयरन का सोर्स होता है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हीमोलाइसिस ने आपके ब्लड सेल्स में से जाके आयरन को ही एब्जॉर्ब करना है, वही बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। आप देखो हीमोग्लोबिन आयरन इन हीमोग्लोबिन जो होगा वो बैक्टीरिया ले लेगा इस हीमोलाइसिस की वजह से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन का आयरन ही नहीं रहेगा तो आरबीसीज की तो हीमोलिसिस ही स्टार्ट होगी ना। अब क्या हो जाएगा, उस जो आयरन है उसको बैक्टीरिया किस काम के लिए यूज़ करता है, अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। साइटोक्रोम एंजाइम्स बनाता है और अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब एक और आखिरी जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है ना बीटा लैक्टमेज एंजाइम का होता है। कोएगुलेज, कॉलोनीज, हिमोलिसिस, बीटा लैक्टमेज एंजाइम इसके पास होता है। मतलब ओरियस इज़ वेरी जो है ना रिच, बहुत रिच है, जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल है। अब आपके पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम ने क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स की ब्रेक डाउन करनी है, मोस्टली पेनिसिलिन, ठीक है। ये आपके पास एस ओरियस में होता है और एस ओरियस के भी कहाँ पे होता है, प्लास्मिड्स में होता है, ठीक है। एस ओरियस स्ट्रेन्स कंटेन प्लास्मिड्स, उन प्लास्मिड्स के पास आपके पास बीटा लैक्टमेज है, ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं बिटवीन ओरियस, एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफाइटिकस। क्या क्या पॉइंट्स थे कि इनमें से ओरियस जो है उसमें कोएगुलेज भी होता है जिसकी वजह से वो जो है प्लाज्मा को क्लॉट वगैरह का करने का सारा काम इसके पास है। देन आपके पास कॉलोनीज के बारे में बात की तो ओरियस की कॉलोनी गोल्डन होती है, बाकी एपिडर्मिडिस की वाइट है और कलरलेस है। सेप्रोफाइटिकस की हिमोलिसिस भी एस ओरियस करवा रहा है, कैसे हिमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है। एंड देन आपके पास आ जाएगा कि जो एस ओरियस इसके पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी होता है जो कि एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट को भी रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। अभी जो आपके पास कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस कौन से होते हैं, एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफाइटिकस। जिनके पास कोएगुलेज नहीं होता उसे हम कहते हैं कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकस। अब आपके पास ना जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है ना इसके सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एंटीजेनिक होते हैं, जो कि विरुलेंट फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ओरियस की बात हो रही है। अब स्टेफिलोकोकस ओरियस इसके हमने सेल वॉल कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके 5 सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास प्रोटीन ए, फिर आपके पास आ जाता है टिकोइक एसिड्स, फिर आपके पास आ जाता है इसका कैप्सूल, फिर होते हैं इसके सरफेस रिसेप्टर्स एंड लास्टली पेप्टिडोग्लाइकन। तो क्या क्या है इसके पास, प्रोटीन ए है, इसके पास टिकोइक एसिड्स हैं, इसके पास कैप्सूल है, इसके पास सरफेस रिसेप्टर्स हैं और इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं। अब आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रोटीन ए। अब प्रोटीन ए क्या होती है, वो मेजर प्रोटीन है इन द सेल वॉल ऑफ एस ओरियस। एस ओरियस सपोज अगर आपके पास ये बैक्टीरिया है और उसके अरेंज में यहाँ पे सेल वॉल बना रही हूँ, ठीक है, ये सेल वॉल है। इसके सेल वॉल में जो मेजर प्रोटीन है वो है प्रोटीन ए,
ठीक है। अब इस प्रोटीन ए ने क्या करना होता है, ये विरुलेंस फैक्टर भी है, एक मेजर प्रोटीन है, प्लस विरुलेंस फैक्टर, जैसे आपके पास कैटालिस्ट विरुलेंस फैक्टर था ना, उसी तरह आपके पास जो प्रोटीन ए है ये भी विरुलेंस फैक्टर है। क्यों विरुलेंस फैक्टर है, क्या जैसे आपके पास आईजीजी एक एंटीबॉडी अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये उसका एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन होता है, फैब पोर्शन, और ये उसका एफसी पोर्शन होता है, ठीक है। एफसी पोर्शन में भी यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट होती है ना, इस कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाती है प्रोटीन ए। देखो एक आईजीजी एंटीबॉडी है, आईजीजी एंटीबॉडी का एक फैब मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और एक आपके पास एफसी मतलब कॉन्स्टेंट रीजन होता है। अब उसका जो कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट, एक कॉम्प्लीमेंट वाला होता है, एक और रीजन होता है, ठीक है। उसका जो कॉम्प्लीमेंट रीजन होगा ना एफसी पार्ट का, कॉम्प्लीमेंट रीजन पर जाके प्रोटीन ए बाइंड कर देगी। जब प्रोटीन ए बाइंड करेगी, देखो इस रीजन पे क्या लगना था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं लगेगा, प्रोटीन ए बाइंड कर देगी, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं होने देगी ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइड पे आकर इस वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन नहीं होती। देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सबसे पहले प्रोड्यूस होता है C3b। अब C3b प्रोड्यूस नहीं हो रहा, C3b क्यों इंपॉर्टेंट है, C3b आपके पास ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। जब आपके पास प्रोटीन ए इस एरिया पे बाइंड कर गई है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं हो रही है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन नहीं, तो C3b भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके पास देखो ऑप्सोनाइजेशन नहीं, फेगोसाइटोसिस नहीं हुई, और आपके पास वो ऑर्गेनिज्म की जो हमारे बॉडी में फिर उसका जो किलिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा ना, मतलब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट ही कैसे करेगा उसके अगेंस्ट। तो इस तरह ये थोड़ी सी चालाकियाँ हमारी बॉडी में खेल के अपना काम दिखा देते हैं, ठीक है। अब आपके पास टीकोइक एसिड्स आ जाते हैं। अब टीकोइक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ रिबिटोल फॉस्फेट। रिबिटोल फॉस्फेट जो है ना, उसके पॉलीमर से आपके पास टीकोइक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अब टीकोइक एसिड्स देखो, अब इन्होंने हमारी बॉडी में अगर आपके पास स्टेफिलोकोकस चला गया तो हमारे अंदर जो मिकोजा है, मिकोजा के सेल्स हैं, उनके साथ बाइंड भी करना होता है, तो ये उनको अडेरेंस प्रोवाइड करता है। टीकोइक एसिड्स की वजह से आपके पास हमारे मिकोजा सेल्स से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। अब एक टीकोइक एसिड की ना यहाँ पर टाइप बताई हुई है, लिपोटीकोइक एसिड। अब लिकोटीकोइक एसिड आपके पास शॉक सिंड्रोम या सेप्टिक शॉक करवा देता है। लिपोटीकोइक एसिड जो था, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया, उसमें टीकोइक एसिड की जगह क्या था, लिपोटीकोइक एसिड, तो उसने हमारी बॉडी में सेप्टिक शॉक करवाना है। कैसे सेप्टिक शॉक करवाना है, आपके पास साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करके लिपोटीकोइक एसिड आपके बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी में जाके साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा। जैसे सपोज इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन को इंड्यूस करा, इंटरल्यूकिन 1 जब हमारी बॉडी में रहेगा और अदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स बनेंगे, इनकी वजह से हमें सेप्टिक शॉक होगा। हमें पता है कि इंटरल्यूकिन 1 और मैक्रोफेजिस जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रोफेजिस। इसका मतलब ये है कि जो लिपोटीकोइक एसिड हमारी बॉडी में जाएगा, मैक्रोफेजिस को इंड्यूस करेगा कि वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करें, जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, फिर क्या होगा, सेप्टिक शॉक हो जाएगा इससे, ठीक है। अब thirdly आपके पास आ जाता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। अब जो आपके पास प्रोटीन ए भी हो गया, टीकोइक एसिड भी हो गया, हमारे पास आ जाता है कैप्सूल। कैप्सूल की हम बात करें ना, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होता है। देखो उसके सेल वॉल के सारे कंपोनेंट्स विरुलेंस फैक्टर में आ रहे हैं। अब हमने बात की कि इस बैक्टीरिया के 11 सीरोटाइप्स होते हैं, जो मतलब ऑन द बेस ऑफ द एंटीजेनिसिटी, बट आपके पास टाइप 5, जो आपके पास सीरोटाइप 5 और सीरोटाइप 8 है ना, वो सिर्फ 85% इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सम बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की अमाउंट कम होती है, उससे माइक्रो कैप्सूल कह रहे होते हैं, दैट्स नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आपके पास ये है कि जो कैप्सूल होता है ना, पोरली इम्यूनोजेनिक होता है, जिसकी वजह से आपके पास इफेक्टिव वैक्सीन इसके अगेंस्ट हम डेवलप नहीं कर सकते। पोरली इम्यूनोजेनिक है, जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं बनती हमारी बॉडी में। अब हमने सेकेंडली चौथे पे आ जाते हैं जी, सरफेस रिसेप्टर्स। अब सरफेस रिसेप्टर्स जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के लिए होते हैं ना, इसकी वजह से हम फेज टाइपिंग कर सकते हैं। बस सरफेस रिसेप्टर्स में आपने यही याद रखना है, फेज टाइपिंग, ठीक है। इसकी वजह से फेज टाइपिंग हो जाती है। पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं उसके पास एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो आपके पास स्टेफिलोकोकस की पेप्टिडोग्लाइकन है, इसके पास एंडोटॉक्सिन्स लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जैसे कि आपके पास मैक्रोफेज। एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि ये आपके जो है वो मैक्रोफेजिस को स्टिमुलेट करती है कि वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करे, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो और आपके पास सारा एक कास्केड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ जो पेप्टिडोग्लाइकन को क्यों बोला है कि इसने मैक्रोफेजिस को इंड्यूस करना है। जब मैक्रोफेजिस इंड्यूस हो जाएंगे, मतलब उनको स्टिमुलेट करेंगे, तो साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे, जब साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके अगेन फिर आपके पास पूरा इसको किलिंग कास्केड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारी बॉडी में जिसके जो इम्फेक्ट्स होंगे वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सेप्टिक शॉक को क्यों करता है, यही मसला है कि वो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करके साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 उसको से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आते हैं, वो सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन में चला जाती है बॉडी।